हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पार्ट 2 यह रहने वाला है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को करवा दिया है। आज हम लोग 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए 101 क्वेश्चन में मिलते हैं। 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाँ, 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। यह हुआ था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर पूछा जाए भारत में पहली आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही हैं। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सही संयोजन पहचानिए? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और यंग इंडिया किनकी पत्रिका है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी का। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदेवसन नरोजी फुरदोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1891 में नरोजी फुरदोजी ने अन्य पार्टी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइएगा इसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों को प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ये ध्यान रखिएगा, बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। स्वामी सहजानंद का संबंध है तो हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद ने निम्न से किससे संबंधित थे? तो हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। यह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। इनके बारे में इतना सारा बताया गया है, आप लोगों को टाइम मिले तो इस सबको देखा करिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से लेकर के 1813, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर 1857, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 के काल को और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 को। इतना है जो ध्यान रखिएगा। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 लेकर के 1765 है। एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से लेकर के 1765, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर 1857, अधीनस्थ संघ की नीति को 1858 से 1935 के काल कहते हैं। बराबर के संघ की नीति 1935 से लेकर 1947।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को क्या कर दिया था? समाप्त करने का निर्णय लिया था। उसी के बारे में दिया जा रहा है। 1765 में इसे लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और 1772 ईस्वी में यह समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे? तो हैदराबाद 1798 में ही 1798 तथा 1800 मैसूर 1799, तंजौर 1799, अक्टूबर 1799, अवध को 1801, पेशवा को 1802, बड़ौर के भोसले को 1803, सिंधिया को 1804, जोधपुर, जयपुर, मंछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर को शामिल कर लिया गया था। उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बेसिन की संधि की गई थी। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली थी तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बेसिन की संधि की गई थी। जहाँ भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं बताते चलूंगी, ऐसे फिर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो यह नियुक्त किया गया था लॉर्ड लिटन के समय 1877 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ रहे थे। 1877 में दक्कन में भीषण अकाल 1877 में ही पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग जो थे भूखे मर रहे थे। आर.सी. प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम क्या था? जल रहा था। एक तरफ लिटन जो है यह उसकी तैयारी कर रहा था, दरबार लगा करके बैठा हुआ था, हजारों रुपया खर्चा कर रहा था, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा था। वही भारत की जनता यहाँ भूखे मर रही थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने मिल करके किया था। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलवर्ट जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो यह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर का संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलवर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? यह कब हटाया गया था? तो यह हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। इनके बारे में दिया गया है, कुछ तो दिया गया है, अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा। वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। ए ओ हुम के द्वारा, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे जिन्हें शिमला का संत कहा जाता था। इसकी स्थापना बंबई में की गई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, महिलाएं एक भी शामिल नहीं हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह ए ओ हुम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वही 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ए ओ हुम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह ए ओ हुम थे, जिन्हें शिमला का संत कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे यह कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। ए ओ हुम जो थे यह असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? होना था पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ होता है? तो यह होता है बम्बई में, वर्तमान के मुंबई में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बंबई प्रांत के थे। 38 कहाँ के थे? तो यह बंबई के थे। 21 सदस्य जो थे मद्रास से थे, और 3 सदस्य बंगाल से थे, और 7 सदस्य कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश एवं अवध से। वही 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। बिहार से एक भी भाग नहीं लिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए ओ हुम इसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में कलकत्ता में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कब हुआ था? तो 1896 में दूसरे अधिवेशन के दौरान। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886 में की थी, उसके बाद 1893 में की थी लाहौर में, 1893 लाहौर में की थी, और 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1886, 1883, 1893 और 1906। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में की थी, एक जो कि 39वें वार्षिक अधिवेशन था। 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947-49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो यह सरोजनी नायडू ही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। 27वां, लेकिन 37वां अगर पूछ दिया जाए तो यह गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने किया था। RN मुधोलकर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस अधिवेशन में ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ए ओ हुम को क्या कहा गया? क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था सर सैयद अहमद ने कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे और डिटेल दिया गया है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 133वां प्रश्न,
नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। दो टॉपिक ध्यान रखिएगा, हाँ 2 पॉइंट। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हो कि इसका शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1900 में कहा था कर्जन ने और 1903 में मद्रास के गवर्नर को पत्र में लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यह हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी लाया था। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे, नरम मतलब मुलायम दिल के, वो कहाँ से थे? तो शहरी। और गरम वाला जो थे, गरम दल का गरमपंथी नेता, यह सब ग्रामीण क्षेत्र से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरमपंथी नेता कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध रखते थे और यह नरमपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल दिया गया है। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी नहीं था तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उपग्रंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के भवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गांधी जी किनके शिष्य बन गए? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1915 में इनकी मृत्यु भी हो गई। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। जी शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? वही क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? रजनी पामदत्त ने किसके बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 140। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। यह आया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंदो घोष। इन नेताओं ने स्वराज अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यह हो जाएगा अरविंदो घोष। गरम दल से अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। और भी डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को डिटेल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप लोग को डिटेल चाहिए होगा तो मैं डिटेल करवाऊंगी, कोई नहीं। अगर वीडियो लंबी भी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न से किसके नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दल के से नहीं जाना जाता था, यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, या गरम दल के नेता थे। 4 प्रमुख गरम दल के थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंदो घोष। उन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम जी रानाडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ति क्या थी? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पत्ति थी राजवामवध आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। केसर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अभिनव भारत से कौन संबंधित रहे हैं? अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अभिनव भारत से पूर्व नाम इसका मित्र मेला था। मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में की गई थी और इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया था 1904 ईस्वी में। स्थान क्या था? तो यह नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई। अभी हम जैसे कि बताया भी, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में ईस्वी में किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर दिया गया। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता, यह सब समाचार पत्र राष्ट्रवादी था, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, गदर, युगांतर, यह सब जुड़ी हुई थी, जबकि यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी इसके संपादन थे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने
हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सी भाखना ने। इस संस्था ने गद्दर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गद्दर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। द हिंदू, केसरी, इस सब के बारे में बताना है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट देख लेते हैं। केसरी। द हिंदू के हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम। द हिंदू के संपादक कौन है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली, बंगाली है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बंगाली किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। और उसके बाद क्या है? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है। गंगा प्रसाद वर्मा का बंगाली। और हिंदुस्तानी किसका है? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा, वह सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वहां पे थोड़ा डाउट हो गया था क्या? नहीं, सही था। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार फिर से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर के रहूंगा, वही क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके क्या थे? पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा के साथ हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की है। किसके? तो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की है। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के, डेट याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, सॉरी डेट और जगह को याद रखिएगा। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की मां या फिर मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? क्या फहराया था? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? क्या फहराया था? स्टुटगार्ट में। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। घटना चक्र जो दिया हुआ रहता है, घटना चक्र जो हो रखा रहता है, वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग घटना चक्र पर थोड़ा ध्यान देंगे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में स्थापित किए थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाउस में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो यह किया गया था 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की।
उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया। उसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी के बारे में डिटेल दिया गया है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1916 में दोनों एक भी हो गए थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने ऐसा कहा था। इसकी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका संस्थापक कौन थे? देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक में नाम आता है सचिंद्रनाथ सन्याल का, राम प्रसाद बिस्मिल का, जोगेश चंद्र चटर्जी का तथा चंद्रशेखर आजाद का। सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गई थी? प्रभावी हो गई थी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में रखा गया था। देखिए कहाँ से बुना जा रहा है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में रखा गया था, नींव डाल दिया गया था 1903 में ही। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? कर्जन वायली की हत्या में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। मदन लाल ढींगरा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार जय शासन लागू किया गया था। न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो हो जाएंगे अरविंद घोष। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। यह अरविंद घोष ने ऐसा लिखा था। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के कारण एवं कांग्रेस की समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैब्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। न्यू लैब्स फॉर ओल्ड में काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को 1924 में, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तो चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन
सहारनपुर लखनऊ, बिल्कुल सब इंपॉर्टेंट है। 8 डाउन। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो यह हो जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखना चाहते तो देख सकते हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोजा कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह कहा था बिस्मिल ने। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल ने। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। यह वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार खां की पत्रिका सबाह में छपी थी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। काजी अब्दुल गफ्फार की जो पत्रिका थी सबाह में छापी गई थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है यह किसके रचयिता है। इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ई। अभी हमने देख लिया इसका है, तो बिस्मिल का है। बिस्मिल का है, वो बिस्मिल नहीं है। ए बिस्मिल का नाम है शायर बिस्मिल। शायर बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बताइएगा? दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सरदेश उदासी में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? यह था 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा। 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अनुशीलन समिति के बारे में बहुत डिटेल दिया गया है, जैसे कि मिदनापुर 1902, ढाका अक्टूबर 1906, कलकत्ता में 2 था, मार्च 1902 और 1 1902। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु। बिहार और ढाका में बिहारी दास ने किया था सर्वाधिक संगठित। अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास ने सर्वाधिक संगठित किया था। इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ।
हेमंत चंद्र अनोरो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी वन विशेषज्ञ भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगांतर का प्रकाशन बालेंद्र घोष एवं सुरेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में युगांतर का प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे देखना चाहे तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तय की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना में एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में की थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। क्या बनाया गया था? सूर्यसेन के द्वारा 1930 ईस्वी में। सूर्यसेन के द्वारा 1930 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सूर्यसेन है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेंगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 12 जनवरी 1934 को। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? वही क्वेश्चन है, सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत यह हो जाएंगे अरविंद घोष। इनका जो पुस्तक है वंदे मातरम में किया है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। यहाँ पे नेतृत्व किया था लाला हरदयाल ने 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में। नाम ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह नहीं, सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्या हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे, वही क्वेश्चन है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होने चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग हेतु। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी थी? क्या लिखी थी? CR दास ने। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा और एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, यह है एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तय की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी?
तय की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1906 में अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। सलीमुल्लाह खान, आगा खां, विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार है। अगर सलीमुल्लाह खां रहेगा तो सलीमुल्लाह खां डालेंगे, अगर सलीमुल्लाह खां नहीं रहेगा तब आगा खां डालेंगे, अगर आगा खां भी ना रहे तब मोहसिन उल मुल्क को भी हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का यह क्या किया था, प्रार्थना किया था लॉर्ड मिंटो के सामने 1906 ईस्वी में। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यह जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट का था। 1916 में टी.एस. ऑलकट का संबंध इससे नहीं है। टी.एस. ऑलकट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916। अप्रैल में 1916 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंध थे। 193 नंबर प्रश्न, टोटल प्रश्न हम 200 देखने वाले हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ए.सी. मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। इस अधिवेशन का बैठक को संबोधित किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। यह सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। M.A. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देख सकते हैं, इसलिए मैं रुक जाती हूँ कि आप लोग इस डिटेल को पढ़ सके। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कार्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र, सूर्यनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई।
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपनी कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने गांधी जी का सहयोग प्रस्ताव को पेश किया। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यह थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल थे। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 198 प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन की 3 कट्ठा प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना होता था। खेती करना अनिवार्य जिसे 3 कट्ठा पति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबाबू करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। इनमें में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? यह हो जाएगा सामल दास कॉलेज भावनगर। सामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन नंबर ए। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत यूनियन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई की। 3 याद रखिएगा, हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की है। भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में इनका संपन्न किया गया था। 200 नंबर क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? क्या हो जाएगा? चंपारण। चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें 300 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। 2-3 वीडियो और आएंगे, 2-3 नहीं, मुश्किल से 1 वीडियो और आएंगे और हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। मैं बता दूं आप लोग को कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ हो मैं इसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगी ही। अगले वीडियो में शायद कंप्लीट हो जाए। देख सकते 326, 327, मेरे ख्याल से 400 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।